मक्का एक उच्च उपज देने वाली फसल है, लेकिन इसकी क्षमता तक पहुंचने के लिए किसान को पूरे बढ़ते मौसम के दौरान पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। पौधे के शुरुआती जीवन में आने वाले खरपतवारों को छोड़कर विभिन्न कीट और रोगजनक हैं, जो अपने जीवन चक्र के दौरान अलग अलग समय पर मक्का के विकास और उत्पादन को खतरे में डाल सकते हैं। किसान को उनके बारे में जागरूक होने और किसी भी नुकसान से बचने या सीमित करने के लिए निवारक उपाय या दमनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। किसान के लिए अत्यधिक सलाह दी जाती है, अक्सर खेत का दौरा करें, पौधों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें और दुश्मन और उसके प्रसार को परिभाषित करने के लिए नमूने उपाय लें। मक्के के कीटों के प्रसार के लिए अनुकूल कारकों और फसल के लिए आर्थिक दहलीज से अवगत रहें, ताकि यह तय किया जा सके कि आपको कब और कैसे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। रोग या कीट के संक्रमित होने से पहले कार्रवाई करने से पूरे क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की मात्रा कम हो सकती है और फसल सुरक्षा की प्रभावकारिता बढ़ सकती है। मक्का में सबसे आम और महत्वपूर्ण कीट। कुछ कीटों की प्राथमिकता होती है या मक्का के पौधों के विशिष्ट विकास चरणों के दौरान अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि अन्य पूरे बढ़ते मौसम के दौरान मक्का के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। मकई के कान का कीड़ा। मकई के कान का कीड़ा हेलिकॉवर्पा आमिजरा या हेलिकॉवर्पाजी मक्का का एक महत्वपूर्ण और आम कीट दुश्मन है और स्वीट कॉर्न को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। डिंभक पत्तियों, गुच्छों और विशेष रूप से रेशम और कानों को नुकसान पहुंचा सकता है, खाने के कारण जहां कीट खिलाना पसंद करता है। इस तरह की क्षति परागण और अनाज सेट को कम कर सकती है, जबकि कोब में क्षति बाद में माइकोटॉक्सिन से संक्रमण में मदद कर सकती है। यह कीट शीतकाल में प्यूपा के रूप में मिट्टी में रहता है। अन्य मेजबान पौधे कपास, टमाटर और कुछ फलियां हैं। अंडे सेने और युवा कैटरपिलर 5 सेंटीमीटर तक पर नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन अंडे से निकलने वाले डिंभक की निगरानी बाद के मौसम में जारी रहनी चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों को छोड़कर एक किसान फेरोमोन ट्रैप, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, एनिट्रस एससी या न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस एनपीवी का उपयोग कर सकता है और निश्चित रूप से कीट के प्राकृतिक दुश्मनों से लाभान्वित होता है। मक्के का तना या डंठल छेदक। मक्के का तना छेदक बसियोला फस्का, चिलोपाटिलिस, चिलो ऑरिचालकोसिलिस, सेसामिया कैलमिस्टिस अभी भी मक्के को संक्रमित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कीटों में से एक है। यह विकासशील देशों 30 मिलियन हेक्टेयर को प्रभावित करता है, लेकिन यूरोप में भी मक्का के बागानों में महत्वपूर्ण नुकसान 50 से 75% तक उपज हानि का कारण बन सकता है। बाजरा, ज्वार और गन्ना कीट के अन्य पोषक पौधे हैं। कैटरपिलर डिंभक भूरे रंग के सिर के साथ पीले भूरे रंग के होते हैं और युवा पौधों को खाते हैं, जिससे मृत दिल बनते हैं और पत्तियों को नुकसान पहुंचता है। जैसे ही डिंभक परिपक्व होता है, यह तनों में प्रवेश कर जाता है। खाने की क्षति से कमजोर, खोखले तने और अविकसित पौधे पौधे में पोषक तत्वों और पानी के प्रवाह में गड़बड़ी के कारण होते हैं। किसान को रोपण के 3 सप्ताह बाद सप्ताह में 2 बार फूलों की अवस्था तक पौधों की निगरानी शुरू करनी चाहिए। डिंभक के तनों में प्रवेश करने से पहले नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए किसान रासायनिक समाधान और जैविक नियंत्रण का उपयोग कर सकता है, जैसे प्राकृतिक शत्रु परजीवी बी थुरिजेंसिस और जैव कीटनाशक। कई प्रतिरोधी किस्में उपलब्ध हैं। तेला संकर, KDH4 SBR, KDH5, KMBU 214, EMB 0702, KTH 2007 से 3, MTPH 0703। कटवर्म, ब्लैक कटवर्म, वेरीगेटेड कटवर्म। मक्के की पौध के लिए कटवर्म अग्रोटिस इप्सिलॉन पेरिड्रोमा सोशिया प्रमुख शत्रु है।
कैटरपिलर सर्दियों में मिट्टी में रहता है और वसंत में अपनी गतिविधि शुरू करता है। डिंभक तनों और पत्तियों को खाते हैं और युवा पौधों को उनके आधार से काट सकते हैं। कटवर्म के अन्य मेजबान पौधे मटर, अल्फाल्फा और कई सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, क्रूसीफर, सलाद पत्ता आदि हैं। कीट नियंत्रण के लिए बाजार में ठीक से उपचारित बीज ड्रेसर उपलब्ध है। जमीन पर चारा फैलाना एक अन्य प्रभावी नियंत्रण उपाय है। चूंकि कीट आस पास के क्षेत्रों से चारागाह और खरपतवार के साथ या खेत में शेष पिछली मेजबान फसलों के अवशेषों से मक्का की फसल में प्रवास कर सकते हैं, इसलिए किसान को इन जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कटवर्म के कई प्राकृतिक शत्रु, शिकारी, परजीवी और रोग होते हैं जो किसानों के सहयोगी होते हैं और कीट आबादी को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस कारण से यह सलाह दी जाती है कि रासायनिक यौगिकों के साथ गंभीर छिड़काव न करें जो इन प्राकृतिक शत्रुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मकई द्रुम्युका और मक्का थ्रिप्स दोनों कीट मक्के के पौधों की उत्पादकता को कम कर सकते हैं और विशेष रूप से पानी के तनाव वाले पौधों और अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में उल्लेखनीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। गंभीर संक्रमण में पौधे हरिमहीन पत्तियों में पीले धब्बे बन जाते हैं। जनसंख्या आमतौर पर वसंत के अंत में और गर्मियों की शुरुआत में बड़ी होती है। आमतौर पर किसी भी दुश्मन को सक्रिय रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है क्योंकि छिड़काव लागत प्रभावी नहीं होता है। हालांकि द्रुम्युका के कई प्राकृतिक दुश्मन हैं जो इसे नियंत्रण में रख सकते हैं, जैसे लेडीबर्ड, डिंभक, ततैया परजीवी आदि। उन क्षेत्रों में जहां द्रुम्युका एक आम समस्या है, किसान प्रतिरोधी मक्के की संकर किस्में जिनमें ऑस्ट्रेलिया में प्रतिरोध होता है काम कर सकते हैं, लगाने का विकल्प चुन सकते हैं। जनसंख्या को नियंत्रण में रहना चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मक्का घातक परिगलन रोग पैदा करने वाले विषाणु की सूचना दी गई है। नीचे अधिक जानकारी देखें। सफेद ग्रब, ब्लैकफील्ड ईयरविक्स और प्रवासी टिड्डियां। उनमें से प्रत्येक मक्का पौधे के विकास चरणों के दौरान में महत्वपूर्ण समस्याएं और नुकसान पैदा कर सकता है। अफ्रीका और चीन में बड़ी समस्याओं की सूचना दी गई है। अन्य अनाज फसलों के विपरीत मक्का के लिए बाजार में प्रमाणित कीटनाशकों की संख्या सीमित है। मक्का में सबसे आम और महत्वपूर्ण रोग एकल कृषि, कम या बिना जुताई, रासायनिक रक्षकों का अत्यधिक उपयोग और जलवायु परिवर्तन ने कई मक्का रोगों की संक्रमण गंभीरता में वृद्धि में योगदान दिया है, जिससे फसल की अंतिम उपज बहुत जोखिम में पड़ गई है। किसानों को अक्सर अपने खेतों का दौरा करना चाहिए और कार्रवाई करने के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही सबसे महत्वपूर्ण मक्का रोगों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। आमतौर पर सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं के एक एकीकृत दृष्टिकोण के सर्वोत्तम परिणाम होते हैं। इसमें पर्ण छिड़काव, बीज उपचार, फसल अवशेषों का प्रबंधन, फसल चक्र और पौधों के लिए संतुलित पोषक तत्व और पानी की आपूर्ति शामिल है। रोग फाइटोपैथोजेनिक कवक, जीवाणु या विषाणु के कारण हो सकते हैं। मक्के के सबसे महत्वपूर्ण फफूंद रोग। ग्रे लीफ स्पॉट। ग्रे लीफ स्पॉट रोगजनक सर्कोस्पोरा ज़ीमेडिस को दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मक्का की फसलों के लिए प्रमुख खतरा माना जाता है, जिससे 100% तक अनाज की उपज का नुकसान होता है। फंगस फसल के अवशेषों में जीवित रहता है। यही वजह है कि समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब किसान हर साल एक ही खेत में मकई लगाते हैं और बिना जुताई की तकनीक अपनाते हैं। संक्रमण निचली पत्तियों से घावों के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलता है। पहले चरणों में घाव आकार में छोटे होते हैं, पीले घेरे से घिरे होते हैं, जो फैलते हैं, बड़े भूरे धब्बे बनाते हैं। पत्ती की शिराओं में समानांतर
5 सेंटीमीटर तक लंबे, 0.3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। बहुत अधिक वर्षा के साथ गर्म, आर्द्र बादलों वाला मौसम संक्रमण के प्रसार में मदद करता है। उत्तरोत्तर संक्रमित पत्तियां सूखकर मर जाती हैं, परिगलित हो जाती है। उपज के नुकसान से बचने के लिए एक किसान ग्रे लीफ स्पॉट के लिए एक संकर प्रतिरोधी खेती करने का चयन कर सकता है। कवक से संक्रमण के ज्ञात इतिहास वाले क्षेत्रों में इसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। फसल चक्र के संयोजन में यह उपाय रोग प्रबंधन में बहुत उपयोगी हो सकता है जब किसान शून्य जुताई लागू करना चाहता है। वैकल्पिक रूप से बाजार में कुछ उचित कवकनाशी उपलब्ध हैं। फिर भी छिड़काव जितनी जल्दी हो सके किया जाना चाहिए, खासकर जब रोगज़न के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उम्मीद की जाती है और खेती की गई संकर अतिसंवेदनशील होती है। उत्तरी टर्सिकम और दक्षिणी मकई पत्ती झुलसा। एक्सरोहाइलम टर्सिकम, हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम उत्तरी मकई की पत्ती झुलसा के लिए जिम्मेदार है और दक्षिणी मकई की पत्ती झुलसा के लिए बाइपोलरिस मेडिस, हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस। वे अलग अलग कवक के कारण होने वाली अलग अलग बीमारियां हैं, जिनमें पत्तियों पर दिखने वाले भूरे हरे से तन के घावों के समान लक्षण होते हैं और महत्वपूर्ण उपज हानि होती है, जो आजकल मक्का के खेतों में इन रोगजनकों के कारण हो रही है। नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट के मामले में घाव पूरी पत्ती में धीरे धीरे फैलता है और पत्ती की शिराओं तक सीमित नहीं रहता है। मक्के के खेत में रोग की वृद्धि और प्रसार के लिए आर्द्र, वर्षा, हवा और गर्म मौसम अनुकूल है। इस बीमारी के लक्षण ग्रे लीफ स्पॉट के समान हो सकते हैं, खासकर संक्रमण के शुरुआती चरणों में। जिम्मेदार रोगज़न को पहचानने के लिए अधिक विशिष्ट निदान की आवश्यकता हो सकती है। फफूंदनाशकों के अलावा इन रोगों के नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी तरीके अवशेष प्रबंधन, जुताई, जलाना, गैर धारक प्रजातियों के साथ फसल चक्रण और प्रतिरोधी संकरों का उपयोग है। कॉमन रस्ट, पक्सिनिया सोरघी और डाउनी मिल्ड्यू मकई के खेतों में विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से फैलने वाली 2 बीमारियां हैं और यदि उन्हें समय पर प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो उच्च उपज हानि, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में, हो सकती है। वे फसल के भीतर बहुत आसानी से फैल जाते हैं, लेकिन एक महामारी की गंभीरता तक पहुंचने के लिए आसानी से और पड़ोसी मकई के खेतों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। कोम फफूंदी रोग फसल के अवशेषों में जीवित रह सकता है, लेकिन विभिन्न फसल प्रजातियों और मक्का के खेत में करीब उगने वाली खरपतवारों में भी जीवित रह सकता है। यह वायु और बीज दोनों से उत्पन्न होता है। फसल के पौधे मौसम की शुरुआत में ही संक्रमित हो सकते हैं और समस्या गर्म, आर्द्र मौसम के साथ बड़ी होती है। क्षेत्र, मकई की किस्म और रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के आधार पर किसान सीमित पौधे की वृद्धि, पत्तियों में हरिमाहीनता जैसे लक्षण देख सकते हैं, जो आमतौर पर दोनों तरफ सफेद पाउडर, कवक वृद्धि से ढके होते हैं, लटकन की विकृति और परिणामस्वरूप कम या कोई अनाज उत्पादन नहीं। प्रतिरोधी मक्का संकर का चयन सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है। इसके अतिरिक्त किसान फसल चक्र, प्रणालीगत कवकनाशी का उपयोग, छिड़काव और बीज उपचार अनुप्रयोगों के साथ साथ पहले रोपण भी कर सकते हैं। सामान्य रसट रोग के सबसे विशिष्ट लक्षणों में से एक है जो नग्न आंखों को दिखाई देता है। चंदवा के ऊपरी हिस्से में लक्षण अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हवा से स्थानांतरित कवक बीजाणुओं से अधिक आसानी से संक्रमित होते हैं। गंभीर संक्रमण में पत्तियां और पौधे के अन्य हिस्से नारंगी भूरे रंग के दानों से दोनों तरफ से ढकी होती है और पाउडर जैसी सतह होती है। उन खेतों में जहां पॉपकॉर्न या स्वीट कॉर्न की किस्मों की खेती की जाती है,
इन पौधों की आम जंग के लिए उच्च संवेदनशीलता के कारण उपयुक्त कवकनाशी के साथ 2 से 3 पत्तेदार छिड़काव की सलाह दी जाती है। आवेदन अधिक प्रभावी होने के लिए काफी पहले किया जाना चाहिए। बाजार में प्रतिरोधी या अर्ध प्रतिरोधी सहिष्णु किस्में भी उपलब्ध हैं। हेड स्मट। यह रोग स्फेस्लोथिका या स्पोरोसोरियम रीलियाना कवक के कारण होता है और इसे मक्का किसानों के लिए उच्च आर्थिक महत्व वाली बीमारी माना जाता है। यह शांत दुश्मन मिट्टी से उभरने के दौरान और बाद में युवा मक्का रोपण को संक्रमित करता है, फैलता है और शुरुआती चरणों में कोई लक्षण दिखाए बिना पौधे के अंदर व्यवस्थित रूप से बढ़ता है। इसके लक्षण मक्के में फूल आने की अवस्था, टैसलिंग और सिल्किंग अवस्था में दिखाई देते हैं। मक्के के पौधों के जिन प्रजनन भागों को संक्रमित किया गया है, उनमें ट्यूमर जैसे गॉल्स, स्मट बॉल्स या पत्तेदार उपस्थिति के साथ विकृत लटकन है। इस रोगजन से किसी भी उपज हानि से बचने का सबसे प्रभावी तरीका एहतियाती उपाय करना है। सबसे प्रभावी है हेड स्मट मक्के की किस्मों जैसे हाइब्रिड बी 840 के प्रतिरोधी का उपयोग। कवक कई वर्षों तक मिट्टी में जीवित रह सकता है, इसलिए कुछ मामलों में कवकनाशी के साथ उपचारित बीजों का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है, जिसमें ज्ञात संक्रमण क्षेत्र इतिहास हो। पहले रोपण और संतुलित उर्वरीकरण फास्फोरस का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि नाइट्रोजन रोग के साथ समस्या को बढ़ा सकता है, भी महत्वपूर्ण है। जड़ सड़न, पाइथियम और राइजोक्टोनिया दोनों कवक किसी भी विकासात्मक अवस्था में मक्का के पौधों की जड़ प्रणाली को संक्रमित करते हैं, जिससे सड़न होती है। संक्रमित पौधों की वृद्धि सीमित हो सकती है। बौने पौधे कम मजबूत, हरिमाहीन, फीकी पड़ी जड़ों के साथ और टिक सकते हैं या मर सकते हैं। रोगजनकों को मिट्टी में पानी की उच्च सांद्रता, बुरी तरह से सूखा क्षेत्र और आम तौर पर कम तापमान का समर्थन किया जाता है। रोग प्रतिरोधी फलीदार प्रजातियों के साथ फसल चक्रीकरण और प्रतिरोधी किस्मों के उपयोग से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ज्ञात समस्या वाले खेतों में किसान उचित कवकनाशी से उपचारित बीजों का उपयोग कर सकते हैं या और उन्हें साफ कर सकते हैं और खेत की मिट्टी की जल निकासी में सुधार के उपाय कर सकते हैं। मक्का में प्रमुख विषाणु जनित रोग। मक्का घातक परिगलन रोग MLND या मकई घातक परिगलन CLN। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह बीमारी सबसे विनाशकारी उभरती हुई बीमारियों में से एक है जिसका सामना मकई उत्पादक को करना पड़ सकता है। यह 2 विषाणुओं के कारण होने वाला एक सहक्रियात्मक विषाणु रोग है। मक्का हरिमाहीन मोटल विषाणु MCMV और पोटिवायरिडी परिवार के कई विषाणुओं में से एक। यह पौधों के विकास के सभी चरणों में होता है और सीमित पौधे की वृद्धि, पत्ती हरिमाहीनता, पत्ती के आधार से का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे पौधों में होता है विकृत, कम या कोई कान नहीं बनता, खराब नर पुष्पक्रम या यहाँ तक कि पौधे की मौत। वायरस संक्रमित पौधों और वेक्टर जैसे मक्का थ्रिप्स, द्रुम्युका और रूटवर्म से बीजों द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। विषाणु के रोगों का कोई इलाज नहीं है। नतीजतन किसान को संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले उसे विशेष रूप से प्रमाणित बीजों का उपयोग करने की आवश्यकता है, खासकर यदि वायरस पहले से ही क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया हो या यदि बीज ऐसे क्षेत्र से आ रहे हों। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिरोधी संकर उपलब्ध हैं। गैर मेजबान प्रजातियों के साथ फसल चक्रण के साथ हिस्ट, वीड्स और कीट वेक्टर के सफल नियंत्रण उपयोगी हो सकते हैं। यदि किसान को कोई संदिग्ध लक्षण दिखाई देता है, तो उसे संक्रमित मक्का के पौधों को हटाने और जलाने की आवश्यकता है। मक्का दुश्मनों की उपस्थिति को कम करने के लिए फसल चक्रण। एक बड़े क्षेत्र में या एक वर्ष से अगले वर्ष तक मक्का की एकल कृषि मक्का के रोगों और कीटों का पक्ष ले सकती है।
किसान को इस जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई को रोकने की जरूरत है और फसल चक्र एक आवश्यक उपकरण है। चक्र तकनीक, जिसका अर्थ है कि खेत में कौन सी फसलें मक्का को सफल होने वाली हैं और कितने बढ़ते मौसम रहेंगे, इसे बहुत सावधानी से तैयार करना होगा। लक्ष्य ऐसी अन्य फसलों को चुनना है जो मक्के के कीटों और बीमारियों के मेजबान नहीं हैं। इस कारण से हमें मक्का के बाद कुछ विशिष्ट अनाज वाली फसलों जैसे सोरघम को बोने से बचने की आवश्यकता है, खासकर अगर हमारे खेत में मक्का घातक नेक्रोसिस रोग का ज्ञात इतिहास है। हालांकि मक्का फसल चक्र में गेहूं, जौ और जई का व्यापक रूप से सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। बीन्स, सोयाबीन, लोबिया और मटर लेग्युमिनोसी परिवार के पौधे बेहतर हैं। कई वर्षों तक चलने वाली फसल चक्र योजनाओं में किसान आलू या प्याज का भी उपयोग कर सकता है। अपने चक्रण के लिए सर्वोत्तम योजना का चयन करने के लिए आप अपने स्थानीय अनुज्ञापत्र प्राप्त कृषि विज्ञानी से सलाह ले सकते हैं।